प्रजामंडल आंदोलन पर हमने एक व्याख्यान किया जिसमें प्रजामंडल आंदोलन की सामान्य प्रकृति की बात करते हुए हमने मेवाड़ और मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में हम राजस्थान के कुछ शेष प्रजामंडलों जैसे जयपुर, कोटा आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जयपुर प्रजामंडल को लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी, लेकिन समाज सेवा के कार्य तो यह आंदोलन करता रहा, राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली नहीं हो सका। प्रजामंडलों के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली न होने का सर्वप्रमुख कारण यह था कि राजपूताना के देशी राज्यों में राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जैसे ही कोई सभा या संगठन अस्तित्व में आता था, राज्य कड़े कानून बनाकर उनकी गतिविधियों पर रोक लगा देता था या उन्हें गैर कानूनी घोषित कर देता था। इसलिए 1931 में स्थापित हुए इस प्रजामंडल को 1936 में पुनः संगठित किया गया। हीरालाल शास्त्री के द्वारा चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस बार इसका नाम जयपुर राज्य प्रजामंडल रखा गया। जमनालाल बजाज, जो कि सीकर के कासिकाबास के मूल निवासी थे और वर्धा में गोद के पुत्र बनकर निवास करते थे और कालांतर में महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि वे जयपुर के मूल निवासी थे, जयपुर रियासत के। इसलिए जयपुर में होने वाली राजनीतिक जागृति में, प्रजामंडल की स्थापना में और रचनात्मक कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जमनालाल बजाज को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। 9 मई 1948 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। अपने अधिवेशन में प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना को अपना लक्ष्य बताया और नागरिकों के लिए कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग की। स्वाभाविक रूप से, जैसा कि उम्मीद थी, प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि वह सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। जब प्रजामंडल ने अपने रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया तो उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसके अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति थे जो जयपुर राज्य की सीमाओं में निवास नहीं करते थे और जमनालाल बजाज की राज्य में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी जमनालाल बजाज को जयपुर राज्य की सीमाओं में आने की मनाही कर दी गई। फलस्वरूप जयपुर प्रजामंडल ने अपना पहला सत्याग्रह चलाया फरवरी 1939 ईस्वी में और जमनालाल बजाज ने कानून को तोड़ते हुए जयपुर राज्य की सीमाओं में प्रवेश किया और गिरफ्तार हो गए। इस तरह से आंदोलन शुरू हुआ, जो जयपुर और जयपुर रियासत के दूसरे शहरी केंद्रों में, सीकर में, रींगस में, झुंझुनू में और दूसरे शहरी केंद्रों में महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया गया।
आंदोलन चल ही रहा था कि जयपुर की सरकार को पुनर्विचार का मौका देने के उद्देश्य से गांधी ने इसे स्थगित करने की राय दी और मार्च 1939 ईस्वी में इसे स्थगित कर दिया गया। आगे आने वाले कुछ महीनों में प्रजामंडल और सरकार के बीच वार्तालाप चलता रहा, जिसके फलस्वरूप अगस्त 1939 ईस्वी में दोनों के मध्य एक समझौता हो गया और मार्च 1940 में प्रजामंडल पंजीकृत हो गया। इस तरह से 1931 में प्रथम बार अस्तित्व में आने के बाद मार्च 1940 में प्रजामंडल अपने अस्तित्व को वैध घोषित करवा सका। जब असहयोग आंदोलन छिड़ा 1942 में, तब राजपुताना के समस्त राज्यों के प्रजामंडल उसके समानांतर आंदोलन करने लगे। जयपुर प्रजामंडल इस संबंध में अपवाद था। हीरालाल शास्त्री ने, जो कि प्रजामंडल का नेतृत्व कर रहे थे, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ एक समझौता कर लिया, जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। 1942 के आंदोलन का ब्रिटिश भारत में उद्देश्य भारत छोड़ो था और देशी रियासतों में शासकों द्वारा अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कराया जाना था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो हुआ, उसमें जयपुर की सरकार ने यह आश्वासन दिया कि वह दूसरे विश्व युद्ध में जन और धन से ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं करेगा। बदले में हीरालाल शास्त्री ने यह आश्वासन दिया कि वह जन आंदोलन से दूर रहेंगे। लेकिन इस समझौते ने जयपुर प्रजामंडल में फूट डाल दी। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में प्रजामंडल का एक धड़ा आंदोलन से अलग रहा, लेकिन आजाद मोर्चा नामक एक नया संगठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में खड़ा किया गया, जिसने 1942 के आंदोलन के दौरान जयपुर राज्य में आंदोलन किया। हीरालाल शास्त्री द्वारा किए गए इस समझौते को महात्मा गांधी की स्वीकृति मिल गई थी, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जयपुर की सरकार ने ब्रिटिश से संबंध विच्छेद करने की सहायता न देने की पेशकश की थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य था। लेकिन प्रजामंडल के ये दोनों धड़े काफी समय तक विभाजित चलते रहे और बाद में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 में प्रजामंडल पुनः एक हुआ। इस तरह जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन चलता रहा, जबकि देश का माहौल आजादी की तरफ बढ़ रहा था। फलस्वरूप जयपुर की सरकार ने भी प्रशासकीय सुधार लाने का प्रस्ताव रखा और जयपुर में पहली ऐसी सरकार बनी जबकि एक लोकप्रिय मंत्री यहाँ की सरकार में शामिल किया गया। यह सरकार 1946 में बनी और देवी शंकर तिवारी, जो कि उस समय प्रजामंडल जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री के रूप में जयपुर की सरकार में शामिल हुए। यह वास्तव में एक उत्तरदायी सरकार नहीं थी और अन्य राज्यों की भांति जयपुर राज्य में भी प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला चली, जिसमें अनेक बार फेरबदल हुए और उत्तरदायी सरकार 1 मार्च 1948 को घोषित किए गए सुधारों के अंतर्गत बनी, जिसमें वी.टी. कृष्णामाचारी
प्रधानमंत्री यानी दीवान बने और हीरालाल शास्त्री मुख्य सचिव यानी मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा इसमें प्रजामंडल से कुछ और मंत्रियों को भी लिया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर बृहत्तर राजस्थान का अंग बन गया और नवगठित राजस्थान राज्य की राजधानी बना। इस प्रकार जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ और भारत की आज़ादी के साथ और राजस्थान के भारतीय संघ का अंग बनने के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका। अब हम कोटा प्रजामंडल को लेते हैं। बरड़ किसान आंदोलन पढ़ते समय आपने पढ़ा कि राजस्थान सेवा संघ की एक शाखा कोटा में स्थापित की गई थी, जिसके प्रतिनिधि पंडित नैनूराम शर्मा नियुक्त किए गए। पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी के बरड़ आंदोलन का नेतृत्व किया और कोटा में चलाए गए बेगार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हीं पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। पुनः यह राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली नहीं हो सका। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के साथ प्रजामंडलों की स्थापना की बाढ़ आई। जिन राज्यों में पहले से प्रजामंडल स्थापित थे, जैसे कि जयपुर के बारे में आपने देखा, हाड़ौती प्रजामंडल को आप देख रहे हैं, वो पुनः संगठित किए गए और कोटा राज्य प्रजामंडल 1939 ईस्वी में अभिन्न हरि और नैनूराम शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया। अभिन्न हरि जो कि यहाँ के प्रजामंडल आंदोलन के 1942 में छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन के समय रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के लिए बंबई गए थे। इस बैठक में यह निर्णय किया जाना था कि 1942 के आंदोलन के समय देशी रियासतों के संगठन का क्या रुख होगा। अभिन्न हरि जैसे ही कोटा पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए मोतीलाल जैन, जो उस समय कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ने कोटा के महाराव को ब्रिटिश सरकार से संबंध समाप्त कर लेने का निवेदन किया। फलस्वरूप कोटा में आंदोलन चला और धीरे धीरे करके क्षीण हो गया। कोटा जबकि 1948 में संयुक्त राजस्थान का अंग बना, उसी समय कोटा में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सकी। इस प्रकार कोटा में भी आजादी के बाद ही संयुक्त राजस्थान के रूप में ही वैधानिक सरकार की स्थापना की जा सकी। बूंदी में 1931 में कांतिलाल के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जिसने वैधानिक सरकार और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग की। पुनः जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा, तब बूंदी में भी आंदोलन छिड़ा। ऋषिदत्त मेहता, जो कि बूंदी प्रजामंडल के नेता थे, को गिरफ्तार करके अजमेर भेज दिया गया। ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। यह वैधानिक सरकार, जिसकी स्थापना के लिए बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 में पुनः स्थापित किया गया, बूंदी राज्य में भी केवल संयुक्त राजस्थान की स्थापना के समय ही
स्थापित हो सके। अब हम बीकानेर प्रजामंडल को लेते हैं। बीकानेर में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना के साथ ही सार्वजनिक चेतना का दौर शुरू होता है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की तिथियों के बारे में भिन्नताएं मिलती हैं। कहीं यह 1907, कहीं 1913 अथवा अन्य तिथियां भी मिलती हैं। चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपालदास ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। खादी के कार्यक्रम किए, बालिका शिक्षा के लिए पाठशालाएं प्रारंभ की तथा हरिजनों की शिक्षा के लिए भी पाठशालाएं खोली। इस तरह से सार्वजनिक जागृति का दौर बीकानेर में प्रारंभ हुआ। लेकिन बीकानेर में राजनीतिक चेतना मेवाड़ या मारवाड़, जयपुर जैसे राज्यों की तुलना में बहुत ही न्यून बनी रही, क्योंकि यहाँ के महाराजा गंगा सिंह, जो इस समय बीकानेर के शासक थे, अपने सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते थे। जब महाराजा गंगा सिंह 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे, बीकानेर में कुछ कार्यकर्ताओं ने बीकानेर के प्रशासन के ऊपर एक पुस्तिका प्रकाशित करके वितरित की, जिसमें बीकानेर के प्रशासन की आलोचना की गई थी। इस पुस्तिका को उस गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह को दिखाया गया और महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर लौटकर उन कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जो इस पुस्तिका के प्रकाशन और वितरण से संबंधित रहे थे। फलस्वरूप बीकानेर के 8 कार्यकर्ताओं को लंबी सजाएं दी गई। इसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहा जाता है और इसके उपरांत सार्वजनिक संगठनों को अस्तित्व में आने से रोकने के लिए बीकानेर की सरकार ने एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पास किया, जिसे वहां पर काला कानून के नाम से जाना गया। इस तरह के सख्त प्रशासन के कारण बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन एक बड़े आंदोलन के रूप में नहीं पनप सका। बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना 1936 में ही मघाराम वैद्य के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन मघाराम वैद्य और दूसरे नेता बीकानेर से निष्कासित कर दिए गए। फलस्वरूप 1942 में पुनः बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना वकील रघुवर दयाल के द्वारा की गई, लेकिन वे भी बीकानेर से निष्कासित कर दिए गए। इस प्रकार बीकानेर की सरकार यह लगातार प्रयत्न कर रही थी कि जो कोई यहाँ पर आंदोलन करने की कोशिश करे उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, ताकि आंदोलन की संभावना ही खत्म हो जाए। वकील रघुवर दयाल गोयल ने राज्य के आदेशों की अवहेलना करते हुए जून 1946 में बीकानेर में प्रवेश किया और गिरफ्तार हो गए। लेकिन बीकानेर के प्रजामंडल आंदोलन की शक्ति एक दूसरी दिशा में निहित थी। वह यह थी कि बीकानेर ऐसा राज्य था जहां पर हुए किसान आंदोलन को प्रजा परिषद ने समर्थन दिया और किसान आंदोलन ने प्रजा परिषद को समर्थन दिया। यह दूसरे राज्यों से भिन्न स्थिति थी, जहां पर प्रजा परिषद अथवा प्रजामंडल मुख्यतया वर्गीय हितों की पैरवी करने से बचते थे और मुख्य धारा के आंदोलन ही चलाते थे, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल
संगठन के तौर पर किसान आंदोलन का उत्तरदायित्व नहीं लेता था। यद्यपि प्रजामंडल के नेता व्यक्तिगत रूप से किसान और किसान आंदोलन से जुड़े रहते थे। 1946 के बाद पुनः देश भर में स्वतंत्रता का माहौल बनने लगा, जिसका प्रभाव बीकानेर पर भी पड़ा और बीकानेर ने एक प्रजामंडल को साथ लेकर एक सरकार बनाने की कोशिश की और उस प्रश्न पर बीकानेर प्रजा परिषद विभाजित हो गया। प्रजा परिषद के एक धड़े ने सरकार के साथ सहयोग करते हुए सरकार में शामिल हो गया और दूसरा धड़ा बाहर रहा। जब 30 मार्च 1949 को बीकानेर बृहत राजस्थान का हिस्सा बन गया और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनी, तब रघुवर दयाल गोयल को बीकानेर से प्रतिनिधि के रूप में मंत्री के बतौर हीरालाल शास्त्री की सरकार में शामिल किया गया। इस प्रकार बीकानेर माफ कीजिए, बीकानेर के जन आंदोलन की परिणति भी राजस्थान के एकीकरण के साथ संपन्न हुई। जैसलमेर का प्रजामंडल सागरमल गोपा के लिए विख्यात है। जैसा कि आप जानते हैं कि सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडा राज नामक एक पुस्तिका 1940 में वितरित की थी, जिसमें बीकानेर के शासन की आलोचना की गई थी। अपने इस कृत्य का परिणाम सागरमल गोपा को भुगतना पड़ा। उन्हें सजा हुई और सजा के दौरान दी गई यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसे राजकीय अभिलेखों में उनकी आत्महत्या घोषित किया गया। इस समय जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे, जो अपने प्रतिक्रियावादी रवैये के लिए जाने जाते थे। लेकिन सागरमल गोपा का बलिदान जैसलमेर के लोगों को जागृत करने की दिशा में सर्वप्रमुख कदम साबित हुआ, जबकि जैसलमेर जैसे दूरस्थ राज्य में 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई। मीठालाल व्यास ने जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को जैसलमेर बुलाकर सभा की और जनता को जागृत करने की कोशिश की। पुनः 30 मार्च 1949 को जैसलमेर के बृहत राजस्थान का अंग बनने के साथ ही यहाँ पर भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। यानी बृहत राजस्थान की सरकार में शामिल हो जाने के कारण स्वाभाविक रूप से जैसलमेर भी उस उत्तरदायी सरकार का अंग बन गया। डूंगरपुर का प्रजामंडल भी कालीबाई भील के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कार्यकर्ता भोगीलाल पंड्या ने 1938 में भील सेवा के लिए सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की थी, जो भीलों में शिक्षा प्रसारित करने और दूसरे रचनात्मक कार्य करता था। इन्हीं भोगीलाल पंड्या ने दूसरे कुछ नेताओं जैसे हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य आदि के साथ मिलकर 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। सेवा संघ की कार्यवाहियों के प्रति डूंगरपुर के शासक का रवैया सकारात्मक था, जबकि प्रजामंडल के प्रति वो संदेह के नजरिए से देखते थे। प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1946 में हुआ। भोगीलाल पंड्या ने उसकी अध्यक्षता की, जिसमें राज्य से उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई।
परिणाम यह हुआ कि न केवल प्रजामंडल वरन सेवा संघ भी सरकार की कोप दृष्टि का शिकार बना और सेवा संघ के कार्य में सरकार के द्वारा बाधा पैदा की जाने लगी। सेवा संघ के द्वारा संचालित की जाने वाली स्कूलों में से एक रास्तापाल नामक गांव में स्कूल को बंद कराने के लिए राज्य की पुलिस तथा वहां पर नियुक्त शिक्षक और निवासियों के मध्य 19 जून 1947 को मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गोली चला दी। इस मुठभेड़ में अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाने के लिए एक 13 वर्ष की बालिका जिसका नाम काली बाई था सामने आई और गोली का शिकार होकर 21 जून 1947 को शहीद हो गई। 19 जून 1947 को ही एक अन्य शिक्षक नाना भाई खाट भी शहीद हो गई। इस घटनाक्रम ने कालीबाई भील को तो राजस्थान की प्रथम महिला शहीद बना दिया, लेकिन डूंगरपुर की सरकार को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए विवश किया। जब 18 अप्रैल 1948 को डूंगरपुर संयुक्त राजस्थान का अंग बना, उसी समय डूंगरपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकी। इस तरह पहले व्याख्यान में हमने मेवाड़ और मारवाड़ में प्रजामंडलों की कार्यवाहियां देखी। इस व्याख्यान में हमने जयपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर आदि प्रजामंडलों की गतिविधियों का अध्ययन किया। राजस्थान में 19 बड़े राज्य तथा 3 छोटे राज्य थे, जहां पर सभी में प्रजामंडलों की स्थापना हो गई थी और एक एक करके वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से संबद्ध भी हो गए थे। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो 1927 में स्थापित हुई थी, देशी रियासतों में जन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाली केंद्रीय संस्था थी। इन प्रजामंडलों ने जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में उत्तरदायी अथवा वैधानिक सरकारों की स्थापना करना इनका उद्देश्य था, के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, लेकिन स्वतंत्रता से पहले वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। राजस्थान में केवल शाहपुरा ऐसी रियासत थी, जबकि स्वतंत्रता के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को वैधानिक सरकार की स्थापना हुई। शेष राज्यों में हमने अध्ययन करते हुए देखा कि वैधानिक सरकार की स्थापना तभी हो सकी जब राजस्थान के एकीकरण का दौर प्रारंभ हो गया और वे संयुक्त राजस्थान अथवा बृहत राजस्थान का अंग बने। इस तरह से प्रजामंडल आंदोलनों ने स्वतंत्रता तक राजस्थान की जनता को राजनीतिक रूप से आंदोलित किए रखा। न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया और गांधी के 15 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया। आजादी के बाद AISPC यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का विलय हो गया। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसमें AISPC राजस्थान की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बन गई। विभिन्न प्रजामंडल
जिला कमेटियों के रूप में कांग्रेस कमेटियां बन गई और इस तरह अंतिम रूप से जबकि पूरा भारत में ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का विभाजन समाप्त हुआ, एआईएसपीसी और आईएनसी का विभाजन भी समाप्त हुआ और राजस्थान एक राज्य के रूप में भारतीय संघ का अंग बना। प्रजामंडल और एआईएसपीसी आईएनसी में समाहित हो गए। इस तरह राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों की एक सफल पूर्णाहुति हुई, जिसका श्रेय यहाँ पर कार्य करने वाले नेताओं को जाता है, उनके जुझारूपन और साहस को तथा कठिनाइयों को सहन करने की उनकी क्षमताओं को जाता है, क्योंकि उनके प्रतिरोध के रूप में देसी राज्य तथा ब्रिटिश सत्ता की मिलीजुली शक्ति थी, जिसका मुकाबला करना आसान कार्य नहीं था। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें भारत के पराधीन रहते कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात वे राजस्थान को सफलतापूर्वक भारतीय राज्य का, भारतीय संघ का एक राज्य बनाने में कामयाब हुए। यही प्रजामंडल आंदोलनों की सफलता थी। धन्यवाद।